गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम बात करेंगे पेरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अति संयुग्मन में निम्नलिखित कक्षकों के कौन से अतिव्यापन शामिल है। अति संयुग्मन में निम्नलिखित कक्षकों के कौन से अतिव्यापन शामिल है। अति संयुग्मन क्या होता है? अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशन। मैंने आपसे बोला था जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो संतृप्त और वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। कंजुगेशन हमने ये पढ़े थे कि केमिस्ट्री की दुनिया में जो कंजुगेशन होते हैं, कंजुगेशन वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पाई सिग्मा कार्ब कैटायन, पाई सिग्मा कार्ब एनायन, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा पाई। सही है। पहला ऑप्शन है आपका सिग्मा सिग्मा, दूसरा आपका ऑप्शन है सिग्मा पी, और तीसरा है पी पी, और चौथा है पाई पाई। आपसे यह पूछा गया अति संयुग्मन में निम्नलिखित कक्षकों के कौन से अतिव्यापन शामिल है, ओवरलैपिंग शामिल है। तो कौन से कक्षक इसमें क्या होता है बेटा? अब ये जो कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर ये कंजुगेशन होता तो वहां रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस अनुनाद होता है, अनुनाद। और अनुनाद में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, विस्थानीकरण होता है, डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो कौन से कक्षकों का इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है? क्योंकि अगर हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की, ये जो हाइपर कंजुगेशन होता है ये नाथन और वेकर ने दिया था, नाथन और वेकर ने, ये नाथन और वेकर ने दिया था। और ये जो कंजुगेशन होता है वो सिस्टम पर लगता है, सिस्टम पर। और 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम कार्ब धनायन होता है, कार्ब धनायन, कार्ब कैटायन। एक सिस्टम फ्री रेडिकल होता है, मुक्त मूलक होता है, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। और एक सिस्टम जो होता है वो एल्कीन होता है, एल्कीन, एल्कीन। तो ये जो तीनों के बीच में, ये तीनों जो होते हैं ये sp3 संकरित कार्बन से अगर जुड़े होते हैं तो वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और जो हाइड्रोजन इनसे जुड़े होते हैं तो वो हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं वो पी कक्षकों से जुड़े होते हैं, पी कक्षक से, पी कक्षक से। वो भी कौन से पी कक्षक होते हैं? रिक्त पी कक्षक होते हैं, विकेंड पी ऑर्बिटल से जुड़े होते हैं, विकेंड पी ऑर्बिटल से जुड़े होते हैं। हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन को नाथन वेकर ने दिया था, नाथन वेकर ने दिया था, नाथन वेकर ने। इसे हम बिना बंध का अनुनाद भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध अनुनाद, इसे हम बिना बंध अनुनाद बोलते हैं। और हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। तो यहां पर हमसे ये पूछा गया कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं। तो एक तो इसमें सिग्मा कक्षक भाग लेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल, एक सिग्मा भाग लेगा, और दूसरा जो भाग लेगा वो रिक्त पी कक्षक भाग लेगा, विकेंड पी ऑर्बिटल, रिक्त पी कक्षक भाग लेगा, भाग लेगा। एक इसमें सिग्मा कक्षक भाग लेगा और एक इसमें विकेंड पी ऑर्बिटल भाग लेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड। क्या बनेगा? सिग्मा और पी कक्षक। क्या बनेगा? सिग्मा और पी कक्षक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। निम्न धात्विक ऑक्साइड के युग्मों में से किस युग्म के दोनों सदस्य HCl व NaOH दोनों में घुलनशील है? आपके क्वेश्चन है कि भाई कौन सा ऐसा धात्विक ऑक्साइड, ये चार ऑप्शन दिए। पहले दिया लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 4 ऑप्शन दिया आपको। निम्नलिखित धात्विक ऑक्साइड के युग्म में से कौन सा ऐसा युग्म है जो HCl और NaOH दोनों से क्रिया कर सकता है, दोनों के साथ घुलनशील हो सकता है? तो यहां पर अगर हम HCl को अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो ये एक अम्ल लिखा, एसिड लिखा एक अम्ल। और अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो ये एक NaOH, मतलब एक क्या लिखा है? क्षार। मतलब ये जो है अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अम्ल से भी क्रिया कर ले और क्षार से भी क्रिया कर ले। इनमें से एक ऐसे ऑप्शन होंगे जो अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं। तो अम्ल से क्रिया करने के लिए क्षार आएगा और क्षार से क्रिया करने के लिए कौन आएगा? अम्ल। तो भाई आप याद रखना कि उभयधर्मी तत्व, उभयधर्मी यौगिक, जो भी उभयधर्मी यौगिक होते हैं वो अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेते हैं। जितने भी उभयधर्मी यौगिक होते हैं वो अम्ल से क्रिया कर लेते हैं और क्षार से क्रिया कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये उभयधर्मी कौन होते हैं? तो उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं।
जैसे जल भी एक उभयधर्मी है, वो अम्ल के साथ भी क्रिया कर लेता है, क्षार के साथ भी क्रिया कर लेता है। अमोनिया भी एक उभयधर्मी है, वो अम्ल के साथ भी क्रिया कर लेता है और क्षार के साथ भी क्रिया कर लेता है। पर यदि हमें उभयधर्मी ऑक्साइड को याद रखना तो हमें एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, सब भिखारी भाग गए। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, सब भिखारी भाग गए। तो जनाबे अली का मतलब होता है ZNO, अली का मतलब होता है Al2O3, ने गाया बेकार, बेकार का मतलब होता है BeO, बेकार। पंजाबी, पंजाबी का मतलब होता है PBO, सॉन्ग का मतलब होता है SNO2। तो इसमें आप ये चेक कर लो कि कौन कौन से हमारे ऑप्शन आ गए। एक आ गया इसमें BeO और एक आ गया Al2O3। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें लिखा है BeO और Al2O3? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आपको ये बात समझ में बेटा? तो अम्ल से और क्षार से क्रिया कौन करेंगे? तो अम्ल और क्षार से क्रिया करने के लिए उभयधर्मी यौगिक कहेंगे। और उभयधर्मी यौगिक को हम कैसे याद रखेंगे? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, सब भिखारी भाग गए। इससे हमें क्या याद हो जाएंगे? उभयधर्मी। और उभयधर्मी हमने देखे, एक कौन है? बेरिलियम ऑक्साइड, और एक कौन है? एल्यूमिना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये कौन से ऑप्शन में है? सेकंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाता है। आपने सुना है कि सोडियम को खुला नहीं छोड़ते हैं। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि सोडियम जो होता है, सामने ध्यान देना, सोडियम जो होता है, सोडियम, ये सोडियम जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो ये सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड। और ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है ये फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ये सोडियम वातावरण में है तो सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और सोडियम ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन, क्योंकि वातावरण में तो ऑक्सीजन कंटिन्यू है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये फिर बना लेगा सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड बना लेगा। अब ये जो सोडियम परऑक्साइड बन चुका, पर ये जो सोडियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसकी क्रिया H2O से करवा दूं, जल से, अगर मैं इसकी क्रिया H2O से करवाऊंगा तो यहां पर NaOH बन जाएगा, इसे हम बोलेंगे कास्टिक सोडा। NaOH बन जाएगा, इसे हम कास्टिक सोडा बोलेंगे। और अगर इस NaOH की क्रिया हम CO2 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3। तो राइट आंसर होगा हमारा Na2CO3। चेक करें ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट आंसर होगा बी। सोडियम अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, और सोडियम ऑक्साइड अगर जल से क्रिया कर लेगा तो कास्टिक सोडा बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं NaOH। और NaOH अगर CO2 से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? Na2CO3। तो सोडियम जो है वायु के साथ क्रिया करके अंत में क्या बना लेता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है। आपसे ये पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा विद्युत धनी हैलोजन है। तो भाई आप इसमें पहला ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, दूसरा दिया है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन। अगर हम बात करें, ये फ्लोरीन है, इसकी जो विद्युत ऋणता है वो 4.0 होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 3.0, ब्रोमीन की विद्युत ऋणता होती है 2.8 और आयोडीन की विद्युत ऋणता होती है 2.5। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी। क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। किसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। और किसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है? आयोडीन की। तो आपसे क्या पूछा गया? धनात्मक। अगर आपसे पूछा जाता ऋणात्मक तो राइट आंसर क्या बनता? ए। आपसे क्या पूछा गया? धनात्मक, इसलिए राइट आंसर क्या बना? डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है? तो मैंने आपसे बताया था भाई कि अगर धातु और अधातु क्रिया करेंगे तब आयनिक यौगिक बनाएंगे। जब धातु मेटल और नॉन मेटल क्रिया करेंगे तब आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो किसका आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा है? मतलब जो सबसे अच्छी धातु होगी और जो सबसे अच्छी अधातु होगी, जब वो आपस में क्रिया करेगी तो उनका आयनिक लक्षण सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो आयनिक यौगिक अच्छा बनेगा। तो सबसे अच्छी धातु अगर आप पहचान पा रहे होंगे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम में कौन होती है? सीजियम। और अधातु में क्या दिया गया है? क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा? सीजियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सीजियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जब एल्यूमिना को, कोरंडम भी बोलते हैं इसको, जब एल्यूमिना Al2O3 को कार्बन के साथ
नाइट्रोजन नाइट्रोजन वातावरण में गर्म किया जाता है तब बनने वाला उत्पाद है। कि भाई जब Al2O3 लेते हैं, Al2O3 लेते हैं, इस Al2O3 को कार्बन के साथ नाइट्रोजन वातावरण में, मतलब वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन के साथ इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है, तो बोले ये जो एल्यूमिनियम है नाइट्रोजन से क्रिया करके बना लेता है ALN, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और यहां पर ये जो कार्बन है, कार्बन इसको मैंने 3 ले लिया, तो यहां पर ये हो जाएगा 3CO, क्या हो जाएगा 3CO। तो आपका आंसर बन जाएगा ALN एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। चेक करें, एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सी। आपसे ये बोला गया था कि जब एल्यूमिना मतलब होता है बेटा Al2O3 को कार्बन के साथ नाइट्रोजनी वातावरण में गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। राइट आंसर क्या बनेगा, सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पनडुब्बियों जैसे बंद निकायों में CO2 से क्रिया करके O2 देने वाला निम्न में से कौन सा है, इनमें से कौन ऐसा है जो CO2 से क्रिया करके O2 देता है। पनडुब्बियों जैसा एक क्लोज सिस्टम होता है, बंद सिस्टम होता है, बंद निकाय होता है, उसमें हम किसकी क्रिया कराएं ताकि ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाए। तो इसमें से हम बात करेंगे, हम KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो होता है वो CO2 से क्रिया करता है, CO2 से। जब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड CO2 से क्रिया करता है तो याद रखना K2CO3 बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, K2CO3 बनता है। और K2CO3 बनने के बाद यहां से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाती है। अगर मैं इसको ऐसा यहां पर 4 ले लें इसकी, और इसको हम यहां पर 2 ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2K2CO3। 2K2CO3 ऑक्सीजन यहां पर कितने हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 3 दूनी 6 और यहां पर 4 6 और यहां कितने कर देंगे 6, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 12। मतलब भाई अगर हम बात करेंगे कि आप यहां पर हमें ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन अगर हमें निकालना है तो हम किसकी क्रिया करवाएंगे, हम करवाएंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की। यहां पर बोला गया पनडुब्बियों जैसे बंद निकाय में CO2 से क्रिया करके O2 देने वाला निम्न में से कौन सा है। CO2 से क्रिया करके O2 देने वाला निम्न में से कौन सा है, तो आप याद रखेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, KO2 क्यों बोला जाता है, इसे KO2 इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो +1 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, तो ऑक्सीजन को -1 ऑक्सीकरण संख्या शो करना पड़ता है। इसलिए जो ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है उसको बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड। और जो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है उसको बोलते हैं हम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम उसे, ऑक्साइड। जो -2 शो करता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइड। और जो हमारा क्या शो करता है -1, उसे क्या बोलते हैं हम, सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी। राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का ऑक्साइड है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का ऑक्साइड है। अगर आप देखें यहां पर लिखा बेरिलियम ऑक्साइड, यहां पर लिखा नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहां पर लिखा सोडियम ऑक्साइड और यहां पर लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहां पर ये जो बेरिलियम है ये धातु है, यहां पर सोडियम धातु है, यहां पर एल्यूमिनियम धातु है, यहां पर नाइट्रोजन है वो क्या है, अधातु, नॉन मेटल है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में से किसका आकार सबसे छोटा है। निम्नलिखित आयनों में से किसका आकार सबसे छोटा है। और आपको याद होगा यदि हम पेरियोडिक टेबल में, यदि हम आवर्त सारणी में अपर टू लोअर आते हैं तो साइज बढ़ता है, और यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। अपर टू लोअर आते हैं तो साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। और इसमें 4 ऑप्शन लिखा है, तो एक ऑप्शन आप देखो ये लैंथेनम लिखा है, लैंथेनम लिखा है, और यहां पर एक ऑप्शन जो है ल्यूटेशियम लिखा Lu, ल्यूटेशियम लिखा Lu। अगर आप इसको पहचानते होंगे तो ये लैंथेनाइड का सबसे आखिरी वाला तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। 71 है। तो आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज,
अपर टू लोअर आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है, यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? आपसे यह पूछा गया है। यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती का मतलब होता है यदि साइज बढ़ता है, यदि साइज बढ़ता है तो धात्विक गुण बढ़ता है या आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। ये क्वेश्चन है कि भाई यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण होगा, आध्यात्मिक गुण होगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता है धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि साइज क्या होता है, बढ़ता है। मतलब आध्यात्मिक गुण क्या होगा, घटेगा। आध्यात्मिक गुण क्या होगा, घटेगा। तो भाई परमाणु आकार में वृद्धि होने पर आध्यात्मिक गुण क्या होता है, घटता है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बी। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन सोडियम आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन सोडियम आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है? सोडियम आयन का मतलब ये हो जाएगा बेटा, अगर यहां पर प्लस लगा है, अगर यहां प्लस नहीं लगा होता तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते, 11। प्लस लगने की वजह से कितना हो गया, 10। मतलब ये चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10। हम चेक करते हैं। यहाँ लिथियम के पास इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, पर इलेक्ट्रॉन एक प्लस लगा, इसके कारण इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके पास कितने होते हैं, 20, पर यहाँ कितने, सॉरी 20, अभी कितने यहाँ पर 18। इसके पास कितने होते हैं, 12, पर अभी कितने हैं, 10। इसके पास कितने हो गए, 10, और इसके पास भी कितने हैं, 10। राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी। सही आंसर हमारा क्या है, सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम का पालन करता है? हुंड के नियम का पालन करता है। इनमें से कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है जो हुंड के नियम का पालन कर रहा है। हुंड ने एक ही बात बोला था, क्या बोला था, झुंड ना करे। मतलब आप यहां पर चेक कर रहे हैं, यहां लिखा है, आप देखो 1s2 2s2 सही लिखा है, 1s2 2s2 सही लिखा है, 1s2 2s2 सही लिखा है, 1s2 2s2 सही लिखा। पर 2p जो ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, उसमें कितने का ऑर्बिटल होते हैं, 3। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। कितने कक्षक होते हैं, 3, जिनमें इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 6। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 और 1 3 और 1 4, 2 2 4 और 2 6, 2 और 1 3, और यहां पर 3, यहां पर 2 और 3 5 और 1 6। तो आप यहां पर देखना, यहां जो नंबर दिया गया पहले ऐसा दिया गया होगा, 1 2 3 4, ये वाला ऐसा नजर आ रहा है, और ये वाला जो है ये भी हमें सही नजर आ रहा, बोले ये भी सही हो सकता है। और ये 2px2 2py2 2pz2, पर यहां पर लिखा है 2px2 2py1 और 2pz, ये तो गलत है। यहां पर लिखा है 2p2 और 2py में कितना दिया गया, 3, और 2pz में कितना दिया गया, 1। मतलब ये भी क्या है, गलत, क्योंकि यहां कितना दे दिया इसने, 3। इसमें राइट आंसर हमारा क्या बन सकता है, ए और बी। क्या बन सकता है, ए और बी। और एकदम सही आंसर अगर देखा जाए तो हमें ये भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है, गलत दोनों नहीं है। क्योंकि इसमें पहले कितना दिया गया, 2, फिर कितना दिया गया, 1, फिर कितना दिया गया, 1। मतलब राइट आंसर जो है, अगर कंप्लीट बात करें, पूर्ण विन्यास की बात करें तो ये है। इसमें पूरे ऑर्बिटल कैसे हैं, पूरे फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, और इसमें दो ऑर्बिटल कैसे, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसका राइट आंसर बी ही है, पर हम ए भी मान सकते हैं, हम ए को भी गलत नहीं मानेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर होता है। एक तत्व के समस्थानिक होते बेटा, जैसे समस्थानिक मतलब क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग। समस्थानिक को आइसोटोप बोला जाता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके एटॉमिक मास कैसे होते हैं, अलग अलग, जिनके एटॉमिक मास कैसे होते हैं, अलग अलग, वही क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप। तो भाई इनका मास नंबर कैसा होगा, अलग अलग। अंतर किसमें होगा, मास नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए। जैसे अगर मैंने बात किया कार्बन, जैसे मैंने बात किया, मान लो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है, पर एक कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6 पर परमाणु भार 14 है, कार्बन 14। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहा है, 6। यहां पर प्रोटॉन भी कितने नजर आ रहा है, 6। यहां इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहा है, 6।
प्रोटॉन कितने नजर आ रहा है 6, पर यहां न्यूट्रॉन कितने नजर आ रहा है 6, और यहां न्यूट्रॉन कितने नजर आ रहा है 8, पर यहां पर इसका एटॉमिक मास कितना नजर आ रहा है 12, और इसका कितना नजर आ रहा है 14। दोनों का एटॉमिक मास कैसा है? अलग अलग। इनका द्रव्यमान संख्या कैसी है? अलग अलग। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर किसका होता है? सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने में प्रयुक्त धातु है। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए एक धातु का यूज किया जाता है। उस धातु का नाम याद रखना आप, सोडियम होती है। क्या होता है? सोडियम। और इसके लिए एक टेस्ट होता है, टेस्ट। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम होता है सोडियम फ्यूजन टेस्ट। सोडियम फ्यूजन टेस्ट। इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसको पता, नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसमें सोडियम धातु का यूज किया जाता है। उसका टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन टेस्ट। क्या बोलते हैं? सोडियम फ्यूजन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सेकंड समूह के तत्व को कहते हैं, सेकंड समूह, सेकंड ए समूह के जो तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु। इन्हें बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षारीय धातु और सेकंड ए को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है, आपसे ही पूछा गया। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है। पहला ऑप्शन दिया गया है लिथियम, दूसरा दिया गया है टिन, तीसरा दिया गया है हीलियम और चौथा दिया गया है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। और अगर पूछता कि सबसे भारी धातु कौन है, भारी धातु, भारी धातु कौन है, तो ये हो जाएगा ऑस्मियम। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगी? ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी? लिथियम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशील सदस्य। हैलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है भाई? जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। बोले किसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा? बोले फ्लोरीन की। अगर ऑर्डर में बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा आयोडीन। राइट आंसर बनेगा आपका क्या? बी, फ्लोरीन। सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीकारक। क्या क्लोरीन एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? हाँ। क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है क्या? ये विरंजक चूर्ण में यूज किया जाता है। हाँ, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। और इसमें दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये। एक क्लोरीन -1 ऑक्सीकरण संख्या शो करती है और एक क्लोरीन +1 ऑक्सीकरण संख्या शो करती है। विरंजक चूर्ण में दो क्लोरीन है जिसमें से एक -1 और एक +1 ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। और बात करेंगे निसंक्रामक, क्या ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करते हैं? बोले हाँ, जैसे एंटीसेप्टिक में इनका यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम में इनका यूज किया जाता है। ये जीवाणु विरोधी होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसलिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, सामने स्क्रीन पर देखना। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, बेरिलियम 2+ और बोरॉन 3+ आयनों की आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है। आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है। तो भाई आयनिक त्रिज्या की बात करें, पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करो। यहां कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 में से 3 गया 2। मतलब यहां पर सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या किसकी होगी? सोडियम की। सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या किसकी होगी? सोडियम की। सोडियम की होगी। इसके अगर हम देखें कि भाई कैसे चेक करते हैं, तो आवर्त सारणी में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। आवर्त सारणी में यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? घटती है। त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो भाई राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? सेकंड। सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या किसकी होगी? सोडियम की। क्योंकि अगर हम देखें तो लिथियम के बाजू में कौन है? बेरिलियम के बाजू में कौन है? बोरॉन। और नीचे कौन है? सोडियम। तो ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या क्या होती है? घटती है। इन चारों में ये कैसा है? सबसे बड़ा। और इन चारों में ये सबसे कैसा है? छोटा। और उससे बड़ा कौन है? ये। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये। मतलब राइट आंसर आपका क्या बनेगा? बी। सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+, क्लोरीन -, और सल्फर 2- के आकार का बढ़ता हुआ क्रम बताना है हमें। तो
तो भाई यहां पर आप चेक करो इलेक्ट्रॉन कितने, बोले पोटेशियम के पास 19 होते हैं पर यहां कितने अभी 18, कैल्शियम के पास 20 होते हैं पर यहां कितने हैं 18, क्लोरीन के पास 17 होते हैं पर यहां कितने हो गए 18, सल्फर के पास 16 होते हैं पर यहां कितने हो गए 18। इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक नजर आ रहा है, सारे के सारे कैसे नजर आ रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। और हमें आकार की बात करना है, आकार की, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव समानुपाती होता है पॉजिटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती होता है नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती होता है रेडियस, रेडियस का मतलब साइज, साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, साइज या रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है रेडियस के। तो भाई जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी उसकी रेडियस क्या होगी कम, और जिसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसकी रेडियस कैसी होगी ज्यादा। तो बोले जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस कम, इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसकी रेडियस सबसे कम, और जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा उसकी रेडियस सबसे ज्यादा। मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज इसका सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर पॉजिटिव चार्ज कम, फिर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। राइट आंसर क्या बनेगा आपका डी। कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है, जेड इफेक्टिव समानुपाती पॉजिटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती रेडियस। जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगी कम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये लिखा है लिथियम, यहां पर लिखा है लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद है बोरॉन, और इसके बाद क्या आता है कार्बन। तो भाई आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका कार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिरकोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती है। जिरकोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, इसका एक कारण होता है बेटा, जिसे बोला जाता है लेंथेनाइट संकुचन। क्या बोला जाता है, लेंथेनाइट संकुचन। जिरकोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, इसका रीजन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन। हम बोल सकते हैं 3D लेस देन 4D इक्वल टू 5D, मतलब, और ये छोड़कर थर्ड वी, मतलब थर्ड वी में ऐसा नहीं होता पर बाकी सब में ऐसा होता है। बोले 3D का आकार छोटा होता है पर 4D और 5D का आकार कैसा होता है, लगभग समान। इसका कारण होता है लेंथेनाइट संकुचन। क्या कारण होता है, लेंथेनाइट संकुचन, इसका कारण बनता है लेंथेनाइट संकुचन। राइट आंसर होगा इसका क्या, सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, Na2O, MgO, CaO तथा BeO में सबसे कम क्षारकीय ऑक्साइड है, जिसकी क्षारकता सबसे कम होगी। तो भाई जो सबसे नीचे होगा उसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे ऊपर होगा उसकी क्षारकता सबसे कम होगी। और अगर क्षारीय गुण की बात करते तो आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आते तो क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाते तो क्षारीय गुण क्या होता है, घटता है। तो यहां पर ये सब ऑक्साइड लिखा है, यहां पर एक ऑक्साइड लिखा बेरिलियम का, एक लिखा मैग्नीशियम का, एक लिखा कैल्शियम का, और एक लिखा सोडियम का। अगर हम बात करेंगे तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम, इधर कौन हो जाएगा, बेरिलियम, यहां कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम, और यहां पर कौन हो जाएगा, कैल्शियम। अब अगर हम यहां पर देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, घटता है, और अपर टू लोअर आने पर बढ़ता है। मतलब सोडियम की तो क्षारकता कैसी है, ज्यादा, सोडियम तो इधर है ना, सोडियम की क्षारकता कैसी है, ज्यादा, और यहां ऊपर से नीचे आने पर भी बढ़ती है, मतलब कैल्शियम की भी कैसी है, ज्यादा। तो कम किसकी है, बेरिलियम, कम किसकी है, बेरिलियम। राइट आंसर बनेगा आपका ए, सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 32 है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 32 है, प्रावर्धित आवर्त सारणी में यह किस ब्लॉक से संबंधित है। कैसे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करेंगे। बोले कैसे, बोले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p। आप चेक करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 2 32, मतलब ये चौथे आवर्त का तत्व है, जो कि p ब्लॉक का तत्व है। और अगर आपसे पूछे भी कि कौन से परिवार का तत्व है, तो इसके जो 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो,
np इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ कितने हैं, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, मतलब ये 14वें परिवार का सदस्य है। और 14वां परिवार कौन सा परिवार होता है, कार्बन परिवार। कौन सा परिवार होता है, कार्बन परिवार। और कार्बन परिवार में भी ये कौन है, अगर 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर के में कार्बन में जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये कौन है बेटा, जर्मेनियम। मतलब इसका राइट आंसर क्या बनेगा, पी ब्लॉक। क्या बनेगा, पी ब्लॉक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया 4f14 5d7 6s2 है, इसे आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में रखा गया है। अगर आप देख पा रहे हो यहां s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, मतलब यहां d में 10 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में गए इसमें, d में। आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में गए, d में। क्योंकि अगर हम इसको s बोलते तो हम s तब बोलते जब d में कंप्लीट होता। डी में कंप्लीट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन काय में दिया गया है, डी में। जब डी में इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। बोले डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी ये कौन सा एलिमेंट, आप उस पर बात करो। बोले डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम बात करें ये 4f है, तो ये जो 4f होगा मतलब ये छठवें आवर्त से निकला है, छठवें आवर्त से निकला 6f। और ये जो 6s है वो 5p से निकला है। और ये जो 5p है वो जीनॉन है, जीनॉन 5p क्या है, जीनॉन। मतलब इसके पहले जीनॉन है और जीनॉन के बाद ये आया है। तो भाई जीनॉन का कितना होता है, जीनॉन का कितना होता है, जीनॉन होता है कितना, 54। अरे होते हैं 54, जीनॉन कितना होता है, 54। और ये 54 और उसमें ये 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। 68 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। और उसमें ये 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। अरे हो जाएगा 77। अब अगर हमसे पूछे कि भाई ये 77 नंबर, ये 77, इसका परमाणु क्रमांक हमें पता चल गया 77 है, 77। इसका परमाणु क्रमांक हमें पता चल गया क्या है, 77 है। इसका हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया 77 है। तो ये कौन से वर्ग का है, ये कौन है, ये भी पता चल जाएगा। बोले 77 पता चल गया, वर्ग निकालना। तो बोले ये जो 77 है, हाँ इससे तो ये पता चल गया भाई कि ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी वजह से पता चल गया। बोले सर इसका राइट आंसर बनेगा डी ब्लॉक। पर हमें ये पता करना है ये कौन से वर्ग का है और ये कौन सा एलिमेंट है। तो हम बात करेंगे, ये 5D श्रेणी में आ रहा है, 5D श्रेणी में आ रहा है, मतलब ला हफ्ता वारे ओसामा इधर पिटाई उधर होंगे, उसमें आ रहा है। बात करेंगे कौन से वर्ग का आ रहा है, तो बात करेंगे 17 में कितना जोड़ेंगे हम, 18 और घटाएंगे नेक्स्ट नोबल गैस। तो इसके बाद जो 77 के बाद आने वाली नेक्स्ट नोबल गैस है वो क्या है, 86। इनको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 और ये हो जाएगा 8 और 1 9। 95 में से कितना घटाएंगे, 86। 95 में से कितना घटाएंगे, 86। 95 में से अगर हम 86 कम करते तो कितना आता है, 9। मतलब ये 9वें वर्ग का एलिमेंट्स है जिसका नाम है इरिडियम। क्या नाम है, इरिडियम। इसका नाम क्या बन जाएगा, इरिडियम। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ समरूपता निम्नलिखित में से किस कारण होती है। समरूपता किस कारण होती है, तो बात करेंगे, पहला लिखा दोनों में विकर्ण संबंध है, दोनों अक्रियाशील है, दोनों का आकार बड़ा है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप बात करें लिथियम और मैग्नीशियम, मैं इधर सामने ध्यान देना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसके बाद बात करेंगे, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। तो आवर्त सारणी में ऐसे 6 तत्व हैं, आवर्त सारणी में ऐसे 6 तत्व हैं जो एक दूसरे के समरूप होते हैं, मात्र 6 तत्व हैं। बोले कौन कौन से, बोले लिथियम और मैग्नीशियम, बोले बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोले बोरॉन और सिलिकॉन। ये एक दूसरे के साथ क्या दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध। क्या दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध। तो आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व है, 6 तत्व जो एक दूसरे के साथ क्या दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ए। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी नियम किसके द्वारा दिया गया। आवर्त सारणी का नियम दिया गया मोजले के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है या परमाणु भार पर, तो ये जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो हम बात करेंगे तीसरा आवर्त होता क्या है। तो तीसरा आवर्त जो होता है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। सोडियम के बाजू में कौन है, मैग्नीशियम। इधर कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। यहां हो जाएगा सिलिकॉन, यहां हो जाएगा फास्फोरस, यहां हो जाएगा क्लोरीन, और यहां क्या हो जाएंगे, आर्गन। अरे सही है, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स नजर आ रहा है, 3। और सॉरी, यहां पर कितने एलिमेंट्स नजर आ रहा है, 3। कोई छूट गया क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इससे ये पता चल रहा है कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। और इस कारण थर्ड पीरियड में 8 तत्व होते हैं, तो इसे लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। लघु आवर्त इसे बोला जाता है, लघु आवर्त मतलब सबसे छोटा आवर्त। सबसे छोटा आवर्त के नाम से किसे जाना जाता है, थर्ड पीरियड, तीसरे आवर्त को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है। तत्व कैलिफोर्नियम, CF। अगर आपको ट्रिक याद होगी, थापा यू नेपाल पुलिस अमेरिकन कम बाइक सैप में यही आता था, CF, कैलिफोर्नियम, CF ये आएगा। इसका अगर एटॉमिक नंबर बोलेंगे तो 97। क्या होता है, 97। ये किस श्रेणी में आता है, एक्टेनाइट श्रेणी। किस श्रेणी में आएगा, एक्टेनाइट श्रेणी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एल्यूमिनियम को कार्बन के साथ, ये तो हो चुका है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सही है। तो अपने आप क्वेश्चन बनने लग जाते हैं अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक।